नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन। यूपी बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि लगातार सियासी मुलाकात का दौर दिल्ली से लखनऊ तक जारी है। यूपी के नेताओं की दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के साथ बैठकें हो चुकी हैं और अब लखनऊ में सियासी हलचल मची है। सीएम योगी खुद दिल्ली गए थे और पीएम मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। और इस बीच लखनऊ में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने 31 महीने बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उसके बाद उनके दोनों बेटे विधायक प्रतीक भूषण और सांसद करण भूषण ने भी मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की। बृजभूषण परिवार की सीएम योगी से मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि सूबे में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, जिसमें कुछ मौजूदा मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी तक हो सकती है और कुछ नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी की वजह भी मंत्रिमंडल विस्तार माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी अपने नए अध्यक्ष के चुनाव से एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। यूपी बीजेपी में क्या चल रहा है और क्या बड़ा होने वाला है? देखिए, यूपी बीजेपी में कुछ नहीं चल रहा है। यूपी बीजेपी में एक ही चीज चल रहा है, जो पहले से कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन खत्म हो गया। पहले से जो थोड़े बहुत जो अलग अलग लोगों से, ग्रुप से, संस्थानों से, इकाइयों से जो फीडबैक लिया जाता था उत्तर प्रदेश को लेकर, और दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व के लोग इस बात पर चर्चा करते थे कि उत्तर प्रदेश में संगठन के अंदर या सरकार के अंदर कुछ भी बदलाव करना हो, आगे टिकट बंटवारा करना हो, टिकट की जिम्मेदारी देना हो, तो किसके ऊपर हमें भरोसा किया जाना चाहिए। और इस बात को लेकर थोड़े कन्फ्यूजन रहे। संगठन में वहाँ काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो मंत्रालय उनका भी बड़ा है, 40-45 मंत्री हैं, और ऐसे सारे मंत्रियों में से कुछ अपने अपनी जगह पर काम करने के साथ संगठन में भी एक लॉबी रखते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके, विचार, व्यवहार और फीडबैक होता है। तो इसलिए पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान थोड़े बहुत कन्फ्यूजन इस बात के हो गए थे कि हमको किसके फीडबैक का इस्तेमाल करना चाहिए और किनको पूरी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि आप अपने स्तर पर राज्य को चलाएं। संगठन हो या सरकार हो, जिम्मेदारी एक दो लोगों की होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर इन दिनों से चर्चा हो रही थी। जैसे केंद्रीय नेतृत्व को लेकर है कि पार्टी के अध्यक्ष कोई भी हो, मान लेते हैं अभी जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की बात हो रही है क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया भी जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि संगठन पर पूरा होल्ड उन्हीं का रहता है, क्योंकि अमित शाह भी रणनीति बनाते हैं, अलग अलग स्टेट में चुनाव की जिम्मेदारी लेते हैं, तो उनका भी संगठन में उतना ही होल्ड रहना चाहिए। मेन आगे की स्ट्रेटजी तो इन्हीं लोगों को बनानी है जो सरकार में बैठे हुए हों। पीएम मोदी को फिर से फीडबैक दिया जाता है कि भाई इन जगह पर, इन संगठन में, इस राज्य में ऐसी स्थितियां हैं, आगे चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए, वहां पर क्या पैकेज होना चाहिए, सरकार क्या करेगी, संगठन क्या करेगा। तो उसी तरीके से लीडरशिप को लेकर होती है कि अलग अलग स्टेट में प्रदेश अध्यक्ष है, उसकी कितनी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वहां सरकार है तो प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और उसके बाद मंत्री और मुख्यमंत्री की बात होती है। तो कुछ स्टेट में मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अभी भी वो 10 से 15% भी वोट अपनी काबिलियत के अनुसार अपने चेहरे पर नहीं ला सकते। वहां पर ज्यादा केंद्रीय नेतृत्व को मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। जो कंफ्यूजन थोड़ी बहुत रही, उसका असर 2024 के चुनाव में देखने को मिला। और ये कंफ्यूजन इसी बात को लेकर थी कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी दी जाए या नहीं। विधानसभा चुनाव था, उस समय भी थोड़े कंफ्यूजन में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, लेकिन फिर भी उसे क्लियर कर लिया गया। जैसे केशव प्रसाद मौर्य, ये भी थोड़ा ज़्यादा महत्वाकांक्षा दिखाने लगे थे। ओबीसी के लीडर हैं, ओबीसी के लीडर हैं। ओबीसी या जनरल कास्ट की बात यहाँ होती नहीं है भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से। कास्ट कॉम्बिनेशन नीचे के स्तर पर जब टिकट दिया जाता है तो उस समय प्रभावी हो सकता है, क्योंकि उस समय उस क्षेत्र के कास्ट इक्वेशन के अनुसार नेता का चुनाव किया जा सकता है, टिकट दिया जा सकता है, जिससे कि बूस्टअप मिले।
जैसे अगर जहां यादव डोमिनेटेड पूरे कंस्टिट्यूंसी है, वहां पर किसी यादव कैंडिडेट को उतारा जाना चाहिए, ये धारणाएं रहती है, ताकि अगर उस लोगों के दिमाग में इस बात को लेकर कंफ्यूजन भी हो कि नहीं, धर्म की बात, समाज की बात, देश की बात, राष्ट्र की बात हो रही है, तो उसके साथ जाति की बात भी होनी चाहिए। तो उसमें एक साथ भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर मुकाबला करने के लिए तैयार हो। इसलिए अखिलेश यादव के कई क्षेत्रों में जहां यादव डोमिनेटेड होते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी भी यादव उम्मीदवार उतारती है। लेकिन मौर्यों की बात जहां जी। होती है, वहां पर भी ये होती है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन को दूर किया गया। पिछली बार मीटिंग हुई दिल्ली में, और दिल्ली में सबसे पहले बुलाया गया दोनों डिप्टी सीएम को, केशव प्रसाद मौर्य को भी और ब्रजेश पाठक को भी। इन दोनों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि भाई आगे आपको कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात भी सोचें, तो किसी भी केंद्रीय लीडर या उन लोगों के आधार को चैलेंज करने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। उनकी पॉपुलैरिटी प्रदेश के लेवल पर केंद्रीय नेताओं से कहीं भी कम नहीं है। और यहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। इसलिए कैडर संगठन के लोग जो हैं, वो तो भाजपा के साथ ही रहेंगे, चाहे उनके नेता कोई भी हो। वोट परसेंटेज की बात है, वोटों की बात है, और सीटों की बात, ये दोनों में अंतर होता है। जब भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में भी थी, तो उस समय भी नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर हर चुनावों में संघ के जो जुड़े लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, वो वोट देता ही था। आज भी कम्युनिस्ट पार्टियों के पास सीटें कम है, लेकिन चुनावों में उसके कैडर उसको वोट देते ही हैं, लेकिन कैडर से चुनाव नहीं जीते जाते। कैडर के अलावा जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं, वो भी चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो लेकिन उन लोगों में जो कि काम के आधार पर आकलन करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। तो काम के आधार पर आकलन करने वाले में, जैसे मोदी के काम के आधार पर आकलन करके 20 से 25% वोट हर जगह पर बढ़ता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में काम के आकलन करने के लिए योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी किसी और से ज्यादा है। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि कुछ मंत्रियों पर गाज भी गिर सकती है अगर मंत्रिमंडल में विस्तार होता है या फेरबदल होता है। देखिए, ये जब फेरबदल होगा तो कुछ मंत्री हटाए ही नहीं जाएंगे, तो नए मंत्री जोड़े कैसे जाएंगे? फेरबदल का मतलब ही यही होता है। तो बात यहां हो रही थी फेरबदल क्यों हो रहा है और किस आधार पर होगा जी। क्योंकि ये जो दिल्ली में मीटिंग हुई दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ, उनको भी निर्देश दिया गया। फिर योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया, योगी आदित्यनाथ आए, यहां पर उन्होंने बातचीत की, पीएम मोदी से भी, अमित शाह से भी मीटिंग हुई, और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, तो उनसे भी मुलाकात हुई। मतलब ये बताया गया कि प्रशासनिक स्तर पर, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, ये दोनों ने प्रशासनिक स्तर पर पहले बात की कि उत्तर प्रदेश में आप जो काम कर रहे हैं, उस व्यवस्था में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जिसमें कि आपको ये लगता हो कि केंद्रीय नेतृत्व के सहमति की जरूरत हो। क्योंकि अब दिख रहा है कि आपने जितना अभी काम किया है और आगे काम करेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के काम को लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए वहां से इनको छूट मिली अपने आधार पर, अपने तरीके से काम करने की। दूसरी बात संगठन को लेकर है कि संगठन में अगर बदलाव होता है, प्रदेश अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो जिसकी अपनी महत्वाकांक्षा हो और योगी आदित्यनाथ एक कंपटीशन पर उतर जाए, तो ऐसे में एक दुविधाजनक स्थिति होती है, संगठन कमजोर होता है। इसलिए उसमें भी आपकी सहमति जरूरी है, यानी केंद्रीय नेतृत्व से पहले योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से छूट मिली, खुली छूट, कि आप अगर चाहेंगे तो ब्रजेश पाठक को भी हटा सकते हैं, आप अगर चाहेंगे तो हम केशव प्रसाद मौर्य के पुराने कामों को लेकर हम केंद्र में इनको ले आएंगे। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का नेतृत्व दिया गया, विनोद तावड़े, कई सालों तक उन दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा, और तावड़े को लगा कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में मुश्किल हो रही है, देवेंद्र फडणवीस के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो शीर्ष नेतृत्व ने कहा आप केंद्र की तरफ आओ, महासचिव बनाए, दूसरे राज्यों के प्रभारी, बिहार के भी प्रभारी हैं। तो उसी तरीके से अगर किसी को लगता है, क्योंकि अब ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 4 गुट बना हुआ है, 5 गुट बना हुआ है, सब अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, तो एक मजबूत आधार चाहिए। क्योंकि अभी अखिलेश यादव ने 2024 में
जो लोकसभा चुनाव के समय प्रदर्शन किया है, उससे हमें सतर्क रहना चाहिए आगे के चुनावों के लिए। अगर फिर एक बार ऐसी स्थिति आ गई विधानसभा चुनाव में 2027 में, तो फिर उत्तर प्रदेश में हमें इंतजार करना पड़ेगा लंबे समय तक सत्ता में वापसी के लिए। इसलिए मौका इन लोगों को नहीं देना है। तो पहले तो इनको छूट मिली, तो इसलिए जब योगी को इतना पावर दे दिया गया, तभी ये ब्रजभूषण शरण सिंह की एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि संगठन में बदलाव करना है, फिर सरकार में बदलाव करना है। तो अब तो भाई अगर योगी के खिलाफ हो तो उस गुटबाजी को ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आएगी जो कि पीठ पीछे इनकी साथ समस्या क्रिएट करते हैं। सहयोगी पार्टियों की बात नहीं है, ये बीजेपी की बात है, क्योंकि सहयोगी पार्टियों पर कभी भरोसा नहीं रहा। चाहे संजय निषाद हो या फिर ओम प्रकाश राजभर हो, ये सारे लोग, या अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, ये सारे लोग जो उत्तर प्रदेश में सहयोगी पार्टियां हैं, इनके पास तो आधार होता है। कभी अखिलेश के साथ जाएंगे, मायावती के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, भाजपा के साथ भी रहेंगे। ये तो अपॉर्चुनिस्ट पार्टियां हैं, तो इसमें फेरबदल की बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन संगठन और सरकार में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनको इस इंस्ट्रक्शन के साथ चलना पड़ेगा। जैसे केंद्र में बैठे हुए लोग इस इंस्ट्रक्शन के साथ चलते हैं कि पीएम मोदी जो कहेंगे हमें करना पड़ेगा, अमित शाह जो कहेंगे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग केंद्रीय नेतृत्व में वो लोग हैं जो हमें मंत्री पद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाए हैं। अगर ये अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, चेहरा नहीं रहेगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव हार जाएगी। तो वो स्थितियां अभी उत्तर प्रदेश में आई, इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह आए और फिर उनके साथ मुलाकात हुई। ये कयास लगाए गए कि उनके बेटे को भी मंत्री बनाया जा सकता है, और मंत्री बनाने की संभावना भी है, क्योंकि उनके दोनों बेटों में एक सांसद हैं जो पिछली बार टिकट मिला, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद रहे, कभी मंत्री पद तक नहीं पहुंचे। स्टेट में इतने दिन तक पॉलिटिक्स करते रहे, फिर भी स्टेट मिनिस्टर भी नहीं बने, क्योंकि सांसद थे। उनके एक बेटा करण भूषण, जो कि अभी 2 बार से विधायक हैं, तो उनके मंत्री बनाए जाने की बात चल रही है, ताकि पूर्वांचल में पावर स्ट्रगल ना हो, पावर बैलेंस हो। और ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में थोड़े बहुत इस तरह से सामंजस्य नहीं बनने के कारण कुछ नाराजगी थी, वो खत्म। अब संगठन में, सरकार में एक साथ मिलजुल कर काम करें, और उसके बाद अंदर के उन लोगों को जो एक तरह से पार्टी के लिए भी शत्रु ही है, क्योंकि ऐसे महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षा वाले लोग जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लॉबिंग करते हैं, गुटबाजी करते हैं, पार्टी का उससे हार का सामना करना पड़ता है, जैसे 2024 में भारतीय जनता पार्टी का हुआ। तो उस तरह के लोगों को भी बाहर किया जाएगा। और फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष में भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठाया जाएगा जो कि अपने आप को उत्तर प्रदेश का बादशाह समझने लगे संगठन का। उसको ये समझना पड़ेगा कि सरकार और संगठन दोनों को मिलजुल कर काम करना है। ऐसा नहीं कि सरकार काम कर रही है और आप संगठन में बैठे हो, भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग में बोल रहे हो कि नहीं, योगी को बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था। ये बुलडोजर चलाने से, ऐसे काम करने से हमारा वोट का आधार कमजोर हो गया, तो वो नहीं चलेगा। आपको दोनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इसलिए इस बार योगी को पूरी छूट मिली है संगठन में बदलाव के लिए, सरकार में बदलाव के लिए, और उसी का इस्तेमाल अभी कुछ दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन और दूसरे संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की। सीएम योगी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके घर पर मुलाकात की थी, जो करीब 40 मिनट तक चली। इसके बाद सीएम योगी ने जेपी नड्डा के घर जाकर उनसे मुलाकात की और शाम को गृह मंत्री अमित शाह से भी मिला। इन मुलाकातों को बेहद अहम माना गया और इसके बाद से ही यूपी में सियासी हलचल तेज हुई और ये साफ हो गया है कि अब सीएम योगी को फुल पावर दी गई है कि वो अपने हिसाब से संगठन और आगे का जो भी प्लान है वो तय करें, जिसको लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।